हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2। माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी और एमएससी दोनों में ही सिलेबस में है। तो बीएससी में मुख्य रूप से बीएससी थर्ड ईयर का जो फिजिकल है उसमें, और एमएससी में जो फंडामेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि उसमें किस प्रकार से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हमने बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। जे इज इक्वल टू 0 होने पर रोटेशनल एनर्जी लेवल 0, फिर जे इज इक्वल टू 1 होने पर 2b। इस प्रकार से कंटिन्यूस एनर्जी जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम देखें तो बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्वांटा के इक्वल होता है। डेल्टा ई का वैल्यू एच न्यू के इक्वल, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इन विभिन्न एनर्जी लेवल्स के बीच में जो रोटेशनल ट्रांजिशन होता है उस ट्रांजिशन के लिए ये सिलेक्शन रूल अप्लाई किए जाते हैं, जहाँ हम कह रहे हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। +1 सिलेक्शन रूल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए लागू होता है, और डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 अगर हम लिखते हैं तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए। इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जब ट्रांजिशन होता है तो उस ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू है 2bj पर सेंटीमीटर के रूप में। अगर रोटेशनल ट्रांजिशन j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 में होगा तो उस ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसका वैल्यू 2bj के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 2b इंटू जे जो हायर एनर्जी लेवल है 0 से 1 में हुआ तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 1, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी वैल्यू है वो आएगा 2b। तो फर्स्ट ट्रांजिशन जो है उसके लिए एनर्जी डिफरेंस या रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 2b। इसी प्रकार जब j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन होगा तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए उसका वैल्यू है 4b। इस प्रकार से जब हम रेगुलर ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन एनर्जी का वैल्यू देख रहे हैं तो वो इस प्रकार से आएगा 2b, 4b, 6b, 8b, 10b। और यहाँ पर इन रोटेशनल स्पेक्ट्रल जो लाइंस है उनका जो एनर्जी है उसमें हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है इनके बीच में वो इक्वल है। तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रल पीक इक्वली स्पेस या इक्वली सिमेट्रिक फॉर्म में पाई जाती है। इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन की एनर्जी है उसको हम इस प्रकार से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा ई का वैल्यू ई जे माइनस ई जे, यहाँ ई जे डैश इसको हम कह सकते हैं ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल।
सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो +1, और ये वैल्यू रखने पर हमें पता है कि ई जे या जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला ई जे इंटू J+1। तो यदि ये ट्रांजिशन इस प्रकार से, इस ट्रांजिशन के लिए हम इस प्रकार से वैल्यू रखने पर सेंटीमीटर के रूप में एनर्जी जो गैप है डेल्टा ई पर सेंटीमीटर के रूप में, उसके लिए इक्वेशन आएगा 2VJ+1। यहाँ पर जब हम वैल्यूज रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जब J बराबर 0 से J1 में ट्रांजिशन होगा तो इस फॉर्मूला में J का वैल्यू रखने के अकॉर्डिंग वैल्यू आया 2B। यहाँ J का वैल्यू लोअर जो वैल्यू वो रखेंगे, J बराबर 1 से J बराबर 2 में ट्रांजिशन होगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आएगा 4B। इस प्रकार हम रोटेशनल ट्रांजिशन के जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा में पीक प्राप्त होगी, उस पीक का इंटेंसिटी क्या होगा। अभी हमने देखा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो पीक आएगा उनका पोजीशन, तो वो पोजीशन क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है, उनका बीच का जो डिस्टेंस है या स्पेस है वो इक्वल है। पहला लाइन 2B पर, फिर दूसरा 4B पर, फिर थर्ड लाइन 6B पर, तो उनका बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो तो इक्वल है। अब इनका इंटेंसिटी है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो ये जो इंटेंसिटी है वो जनरली हमें क्या लगता है कि ये जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ये स्पेक्ट्रल पीक देखें तो ये स्पेक्ट्रल पीक इस प्रकार से होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है ये इंटेंसिटी इनका सबका इक्वल आना चाहिए। लेकिन ये इंटेंसिटी इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनकी इंटेंसिटी भिन्न भिन्न हो सकती है। इन रोटेशनल स्पेक्ट्रल की जो पीक है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन और सेकंड फैक्टर है डीजेनरेसी। पहला फैक्टर पॉपुलेशन ऑफ ए रोटेशनल एनर्जी लेवल, उसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ NJ नंबर ऑफ द J रोटेशनल एनर्जी लेवल और N नोट नंबर ऑफ द लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल। यहाँ NO जो हमने लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि लोअर एनर्जी वाले ट्रांजिशन लेवल जो एनर्जी लेवल है रोटेशनल वो कितने हैं, उनकी संख्या, और NJ का मतलब हुआ कि जिस हायर एनर्जी वाले लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है उनकी संख्या कितनी है। ये इनका जो रेशियो है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। NJ/N नोट प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस EJ/KT। यहाँ EJ जो ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है, इसे हम HC/λ या HC इंटू न्यू बार के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इनका रेशियो है ये हम कैसे समझ सकते हैं कि जो जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो पॉपुलेशन घटता है, कम होता है, लोअर एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन अधिक होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें पता है कि किसी सिस्टम का या किसी ऑब्जेक्ट का एनर्जी जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा, और जिसका स्टेबिलिटी जितना अधिक है उसका एग्जिस्टेंस भी उतना ही अधिक पाया जाएगा, तो इस वजह से उसका पॉपुलेशन भी अधिक होगा। इस कारण से जो लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं उनका पॉपुलेशन अधिक होता है और हायर एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन कम होता है।
जो सेकंड फैक्टर है वो है डीजेनरेसी। जब डीजेनरेसी बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है, और ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो जो पीक है उस पीक का इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इस डीजेनरेसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मूला से 2j+1। अतः यदि j का वैल्यू 0 हो, ग्राउंड स्टेट रोटेशनल एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी की बात करें तो यहाँ j का वैल्यू हम 0 रखेंगे, उस कंडीशन में ये वैल्यू आएगा 1। अतः J0 की संख्या 1 है। ये एक ही प्रकार का एनर्जी लेवल है। जब J = 1 की बात करेंगे J0 में, तो ये डीजेनरेसी एक इकाई आया। जब हम J = 1 रखेंगे तो यहाँ J का वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू आएगा 3। अतः J = 1 वाला जो एनर्जी लेवल है वो 3 स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इस प्रकार से जितना अधिक डीजेनरेसी बढ़ेगा ट्रांजिशन का प्रोबेबिलिटी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी, और जितनी अधिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी पीक का इंटेंसिटी भी उतना ही अधिक होगा। तो इन दोनों फैक्टर की सहायता से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो पीक है उन पीक का इंटेंसिटी काउंट कर सकते हैं। जे का इस प्रकार से ये जब हम जे और पॉपुलेशन जो फैक्टर हैं या इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ हमें प्राप्त होता है, और यहाँ पर मिड पॉइंट पर हमें जे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है। तो मिड में जे का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद में वापस से कम होने लग जाता है। जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बीच में मैक्सिमम होती है और बाद में कम होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में, कि यदि किसी मॉलिक्यूल में या किसी डाईएटॉमिक जो रोटेटर है उसमें किसी एक एटम को उसके आइसोटोप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 को उसके आइसोटोप कार्बन 13 के द्वारा रिप्लेस करके ये स्टडी को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। जब हम कार्बन 12 की जगह कार्बन 13 लेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट ये होगा कि M1 M2 का वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पर M1 के लिए वैल्यू है 12, M2 के लिए वैल्यू है 16, यहाँ M1 के लिए वैल्यू हो गया 13 और M2 के लिए वैल्यू 16। तो M1 का वैल्यू चेंज होने से किसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, म्यू का, और म्यू का वैल्यू चेंज होने से वैल्यू चेंज होगा आई का, और जैसे ही आई का वैल्यू चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा बी का। क्यों? क्योंकि बी इज इक्वल टू होता है H/8π² IC। तो इस प्रकार बी का मान आइसोटोप के वजह से चेंज हो जाएगा। तो जैसे इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमने कार्बन 12 को कार्बन 13 के द्वारा रिप्लेस कर दिया तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं उसका वैल्यू थोड़ा कुछ कम हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो कुछ कम हो रही है, ये आइसोटोप इफेक्ट। तो आइसोटोप की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम हो जाता है। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आइसोटोपिक इफेक्ट। आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट कल।